हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 12 लेकर आई हूं, जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो ये कहानी हमारे हिंदुस्तान के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये हिंद महासागर में हमारा छोटा सा हिंदुस्तान क्या है और कैसा है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बंबई, जो अब मुंबई है, से 16 जुलाई को और नरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय मैं नरोबी केन्या की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। मतलब एक आदमी है जो यात्रा कर रहा है दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को, नरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। यहां से जाते हुए समय उसे केन्या के नैरोबी में एक रात 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। मतलब उन्होंने सोचा कि पहले हम यहाँ पर शेरों से मुलाकात कर लेते हैं, नेशनल पार्क में वहां से घूमने चले गए कि वो उनको वहां पर ठहरने का मौका मिला था। तो वो सोच रहे थे कि इसको गवाया ना जाए, इसको आगे देखा जाए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर के से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। जैसे जंगल सफारी में जाते हैं तो वो जंगल सफारी थी, पर वहां के जो जंगल थे वहां पर घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में हर जगह सड़कें बिछी हुई थी। तो वो पूरे टाइम दौड़ते रहे लेकिन उनको शेर कहीं नहीं दिखा। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते हैं। मतलब वहां पर उनको क्या दिखे, बंदर मिले और बंदर मिले वहां पर, और लंगूर मिले जिनके जो देखने आ रहे थे वो उनको खाना या बिस्किट खिला रहे थे। अतः मोटरों के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। जैसे ही रुकती थी मोटर तो बंदर उसके चारों तरफ रुक जाते थे, क्योंकि उनको खाने को मिलता था। बड़ी दूर तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जहां पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। जैसे पता रहता है, जो गाइड्स होते हैं उनको पता रहता है कि इस एरिया में है लायन, तो वो उन्होंने बताया कि हम वहां पर उस जगह पहुंच गए जहां पर शेर रेस्ट कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे और सोए हुए थे। मतलब शेर, 7-8 शेर वहां पर सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी उसके चारों तरफ। मोटर मतलब जो गाड़ियां थी जो सफारी करा रही थी वो खड़ी थी। तो राय है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। मतलब उन शेरों को क्या मतलब था कि कोई हमें देखने आ रहा नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं था। वो आराम से पड़े वहां आराम कर रहे थे। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। उन शेरों ने उन लोगों को देखा तक नहीं अपनी उन गाड़ी में। मानो हम लोग तुच्छातिचुच्छ हो गए और उसी की नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर कभी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। मतलब वो शेर उन लोगों को नहीं देख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि हम पेड़ पौधे से भी बदतर हैं, जो ये शेर हमें देख ही नहीं रहे हैं। उन शेरों में से किसी ने उठ के जमाई ली, किसी ने अंगड़ाई ली, लेकिन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। मतलब फिर वहां से वो चल दिए और उनको एक हिरणों का झुंड दिखा, जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ गई है। जो हिरन थे वो उनको समझ आ गया कि ये जो शेर है हम पर हमला करने आ रहे हैं।
अतः वे चरना भूलकर चौकरने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। कुछ तो वहां से भाग निकले, उन्हें लगा शेर उन पर हमला करेगा, लेकिन कुछ वहां खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े रहे कि सिंह उन्हें देख रहे हैं, और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही है थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने से हो सकता है। वो समझ गए थे अगर हम कहीं भागेंगे भी, अगर खतरा होगा तो शेर हमारे पीछे जरूर भागेगा। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। जो शेर है वो सूर्यास्त के बाद शिकार करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। मतलब वो शिकार कभी भी जब झुंड में कोई जैसे हिरन है उनका नहीं करते हैं। जब हिरन भागते हैं और भागते भागते कोई एक इधर उधर हो जाता है तो उसका जरूर शिकार कर लेते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे, मतलब एक झुंड में ही खड़े रहे, क्योंकि उनको लगा अगर हम झुंड में रहेंगे तो शेर हमें नहीं खाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC की जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी के 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटों के निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वहां छोटे पैमाने पर भारत ही है। मतलब जहां वो आए हैं वहां छोटे पैमाने पर सही, लेकिन हमारा भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 के बिल्कुल पास, किंतु उसके पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा। हिंद महासागर का जो मोती बोला जाता है वो मॉरिशस द्वीप को ही बोला जाता है, और ये सबसे खूबसूरत सितारा वहां का माना जाता है भारत समुद्र का। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, मतलब वहां पर 67% लोग भारतीय ही हैं। जहां 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई है, तथा यहाँ पर ये पूरा द्वीप दिखाया गया है जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहां क्रेयोल बोलती है। क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। तो भोजपुरी जितनी संबंधित है हिंदी से, ऐसे ही क्रेओल फ्रेंच से संबंधित है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। अलग है, मतलब समझ नहीं आएगी तो शब्दों के अर्थ पूछने पड़ते रहेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। मतलब भारतीय ने ही, हिंदुस्तानी लोगों ने ही वहां पर ये खेती को बढ़ावा दिया। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया है, वह उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मतलब ऐसी सफलता है कि मॉरिशस जैसे द्वीप को उन्होंने पूरा एक हिंदुस्तान ही बना डाला। वहां बनारस भी है, हर चीज वहां पर है और ज्यादातर वहां पर हिंदुस्तानी ही है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। इतना कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। मॉरिशस के मंदिर इतने साफ स्वच्छ है, अगर हम भी अपने भारत के मंदिरों को इतना स्वच्छ रखें तो कितना ही अच्छा होगा। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व पर्व शिवरात्रि है। वहां पर सबसे प्रमुख त्योहार शिवरात्रि ही है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं के ने परियों से बिठा रखा है। मतलब वो झील का नाम परियों से इसका संबंध दे रखा है और यह उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते। अगर वहां कोई पिकनिक पर जाता है तो वहां मांस मछली नहीं जाती, ना अपवित्रता का वहां कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र मतलब सफेद रंग के कपड़े धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। जैसे कांवर लेके जाते हैं ऐसे वहां के लोग भी ये करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो ये लिखा है एक छोटा सा हिंदुस्तान के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो हमारा एक छोटा सा हिंदुस्तान मॉरिशस में बना हुआ है, हिंद महासागर में जो बना हुआ है उसके बारे में। आइए पढ़ते हैं, लेखक से परिचय करते हैं। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। इन्होंने अपनी कहानियों में ज्यादातर भारत और भारत की संस्कृति के बारे में ही बात की है। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह, देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए बहुत सी पुस्तकें आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा और पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। मतलब ऐसी मजेदार कहानियां भी लिखी हैं जो हम आप सब बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगी। अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बहुत ही मनोरंजक कहानियां हैं और सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।